नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं वो अपनी तैयारियों को थोड़ा बढ़ा दें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और ऐसे में आप लोगों को तैयारी करने के लिए बहुत ही आप लोगों को टाइम देना होगा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को और पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। तो इसमें के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे सवाल क्या है। सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है। सामान्यतः कितना होता है? तो रक्त जो होता है हम लोग का एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्षार वो होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जो हमारा रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी ये एक क्षारीय पदार्थ होता है। अगला सवाल है कि डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या है? तो जनरेटर को हम लोग डायनेमो कहते हैं और डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम लोग को विद्युत प्रदान करता है, यानी विद्युत धारा प्रदान करता है, यानी वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है कि किस प्रक्रिया में ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है। किस प्रक्रिया में ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के परावर्तन से ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है, यानी इको उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि किस प्रकार का दर्पण सिर की हड्डी का एक्सरे बनाने में किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण? तो मैं आप लोग को बता दूं कि हड्डियों का एक्सरे बनाने के लिए कोई भी दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। एक्सरे का उपयोग करने के लिए एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है, यानी एक्सरे एक हार्ड किरण होता है जिसका भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होता है। एक्सरे किरण का भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होता है और जो गामा किरण है उसका भेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। गामा किरण जो होता है वो हमारे हड्डियों को भी भेद सकता है और जो एक्सरे किरण होता है वो सिर्फ हमारे मांसों को भेदता है और हड्डियों को नहीं भेदता है, जिसके कारण हड्डी का परछाई एक पेपर पर प्राप्त कर लिया जाता है और इससे पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ पर फ्रैक्चर है। अगला सवाल देखिए क्या है कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है। तो ये तो बच्चे को पता होगा कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और इस यहाँ पर ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि कौन सी धातु बिजली के तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी धातु बिजली के तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो तांबा। तांबा जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। चांदी जो कि बहुत अधिक महंगा होता है इसलिए ये बिजली के तार बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। और सोना, वही बात हुआ, सोना का भी महंगाई बहुत अधिक है। और लोहा की बात करें तो इसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण इसका विद्युत का तार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं। तो सबसे उपयुक्त है तांबा। ये सस्ता भी पड़ जाता है और इसका प्रतिरोध भी कम होता है। और एल्युमिनियम का भी बनाया जाता है। अगला है कि सामान्य तौर पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो जो सामान्य तौर पर चंद्रमा जो पृथ्वी का चारों ओर एक चक्कर लगाता है वो 27.3 दिन में चक्कर लगाता है। इसको ही हम लोग 28 दिन बोलते हैं। और हम लोग का जो घर के लोग महीना को मानते हैं वो चंद्रमा के तौर पर ही मानते हैं, यानी 28 दिन को एक महीना माना जाता है। और जो पूरे विश्व में माना जाता है वो सूर्य को देखकर माना जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ शुष्क सेल की ऋणात्मक ध्रुवीय प्लेट में उपयोग होता है। तो जो जस्ता होता है वो शुष्क सेल यानी सूखा सेल के ऋणात्मक ध्रुव के प्लेट में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन में किस तत्व का उपयोग होता है। तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं यू से। अगला है कि पृथ्वी के सतह का सबसे नज़दीकी तारा कौन है। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीकी तारा, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि सूर्य की सतह से जो सबसे नज़दीक तारा है उसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। सूर्य यानी हमारा खुद सूर्य जो होता है वो सबसे एक नज़दीक हम लोग से तारा है और इसी के प्रकाश से हम लोग जीवित हैं। और जो सब इससे नज़दीक है यानी सूर्य से जो अधिक दूर पर है और जो हम लोग से करीब है, सूर्य से जो दूरी उससे ज़्यादा दूर है और हम लोग से करीब है, यानी हमारा दूसरा नज़दीकी तारा, तो उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं हम लोग और ये बहुत ज़्यादा दूर स्थित है। अगला है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला सवाल है कि पौधों में जल का परिवहन। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा
होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि किस यंत्र का उपयोग भूकंप मापने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, ये पिछली सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होने वाला है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने में किया जाता है। अगला सवाल है कि जल के कठोरपन का कारण कौन सा आयन होता है। जल के कठोरपन का कारण कौन सा आयन होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो जल के कठोरपन के कारण होता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का कारण है कि बाहरी कोर में लोहा और निकल। पृथ्वी के जो बाहरी कोर में लोहा और निकल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पिघले हुए अवस्था में पाया जाता है और पृथ्वी लगातार घूर्णन करती रहती है, जिस कारण ये भी घूर्णन करते रहते हैं और इसी कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में पृथ्वी के चारों ओर नॉर्थ से साउथ की ओर बन जाता है, जिसके कारण आप लोग कभी भी चुंबक को लटकाइएगा तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के दिशा में ही लटकेगा। और इसी के सहारे हम लोग के पूर्वज जो थे वो कंपास का उपयोग करते थे। और एक दिशा ज्ञान के लिए एक और जो होता है वो ध्रुव तारा होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है और इसके सहायता से भी हम लोग दिशा का ज्ञान का पता लगाते थे। अगला है कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, किस जिला में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन से जिला के लोग, कौन कौन से जिला के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा गैस को ठोस में बदला जाता है। तो वो जमाव, यानी जमाव प्रक्रिया द्वारा गैस को ठोस में बदला जाता है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर प्रवाह करेगा तो विद्युत धारा ऐसे प्रवाह करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत का प्रवाह होता है। अगला सवाल है कि किस जानवर को डेजर्ट शिप कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। अगला सवाल है कि पानी के ठोस और द्रव अवस्था के बीच तापमान को क्या कहते हैं, यानी उसको हम लोग कहते हैं कि गलनांक। यानी ठोस, यानी पानी का गलनांक कितना होता है, यानी ठोस से द्रव कितने तापमान पर बदलता है, यानी उसको हम लोग गलनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगला है सवाल कि मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। तो सभी को पता हो कि 37 डिग्री सेल्सियस। और यहीं बात करें फ़ारेनहाइट में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ़ारेनहाइट में इसका तापमान कितना होता है। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। वहीं बात करें न्यूटन का पहला नियम बोलता है, तो न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह वस्तु गति ही करना चाहती है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह वस्तु रुकी हुई ही रहना चाहती है, अगर उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है तो हमेशा गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल कार्य न करे तो एक बार साइकिल का पॉडिल मारिए और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चले जाइए बिना पॉडिल का फिर से मारे हुए, अगर घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो। अगला सवाल है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। इंसुलिन का निर्माण, तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन की कमी। अगला है सवाल कि गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग अगर क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं कि क्वेश्चन बनाने में प्रयोग, तो इसको सामान्य तौर पर 10 मान लिया जाता है, यानी जहाँ पर भी जी का मान रखने को होता है वहाँ पर अगर आंसर के हिसाब से 10 रख दिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और वहीं बात करें चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा द्रव्यमान नहीं गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो 1/6 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वही मास्टर ग्रंथि कहलाती है मानव शरीर का। अगला सवाल है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। कैल्शियम की कमी होने लगती है यानी हमारी हड्डी जल्दी ही टूट जाती है। अगला सवाल है
कि रेडियोधर्मी तत्वों की आयु मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा रेडियोधर्मी तत्वों का आयु का माप किया जाता है। अगला सवाल है 78 नंबर कि इंसानों में डेंगू बुखार का कारण कौन सा जीव है। तो वायरस जो होता है वो डेंगू बुखार का मुख्य कारण है। अगला सवाल है कि पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, यानी कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है। तो वो ऑक्सिन जो होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य होता है, हार्मोन होता है। ये एक सभी के सभी ये जो चारों है वो एक पादप हार्मोन है और जंतु हार्मोन भी होते हैं। अगला सवाल है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसके द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो ओजोन परत जो होता है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। अगला सवाल है कि कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो मरासमस जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि द्रव पदार्थ में दाब किस दिशा में होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव में सभी दिशाओं में दाब समान होता है, इसी के आधार पर जेसीबी कार्य करता है। सभी दिशाओं में द्रव समान दाब पर लगता है। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की गति तो सबसे अधिक ठोस में होती है ध्वनि की गति। अगला सवाल है कि चंद्र सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा खगोलीय पिंड सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और सूर्य कटने लगता है। यानी हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि सूर्य को कोई ढक रहा है, वो होता है हम लोग का खुद चंद्रमा जो होता है वो सूर्य को ढकने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाती है और हमें सूर्य ग्रहण का आभास होता है। अगला सवाल है कि नाभिकीय संलयन किसके बीच होता है। तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम के बीच होता है। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु के बीच होता है। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है। विद्युत मोटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत मोटर में कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि अगर कोई बंद कुंडली के में से अगर कोई चुंबक को मूव किया जाए यानी आगे पीछे किया जाए तो उस कुंडली में एक धारा प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला सवाल है कि प्लाज्मा मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो जल और प्रोटीन मुख्य रूप से बना होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा होने वाला है। अगला सवाल है कि प्रकाश को सबसे पहले किसने कणों के रूप में परिभाषित किया। तो प्रकाश के रूप में सबसे पहले कणों के रूप में परिभाषित किया था न्यूटन महोदय ने। और जो तरंगों के रूप में परिभाषित किया था तो मैक्सवेल ने परिभाषित किया था तरंगों के रूप में। अगला सवाल है कि हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है। तो रक्त का थक्का जमना से संबंधित है हीमोफीलिया रोग। अगला सवाल है कि पानी का अधिकतम तापमान जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। अगला सवाल है कि वनस्पति विज्ञान में जाइलम और फ्लोएम किसे कहते हैं। तो ये एक प्रकार का उत्तक होता है जो जलों और जो पानी और भोजन को पौधों में एक दूसरे से दूसरी जगह पर परिवहन करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी गैस जलने में सहायता करती है। तो ऑक्सीजन जो गैस जो होती है वो जलने में सहायता करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग को बुझाने में मदद करती है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। वायु प्रदूषण मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है। तो AQI जो होता है वो वायु प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग होता है। ये एक प्रकार का मापक इकाई होता है। अगला सवाल है कि तांबा और जस्ता से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है। दोनों के मिश्रण से। तो इन दोनों के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है, तांबा और जस्ता को मिला करके। अगला सवाल है कि कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों जो होता है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है, यानी ऑप्शन C, A और B दोनों हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में
प्रथम मानव कौन था? जो अंतरिक्ष में जो प्रथम मानव गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव गया था। अगला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबको पता होगा कि ये 9th क्लास के शुरू में ही है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में हम लोग का आयरन धातु पाया जाता है। हमारे शरीर में इतना आयरन होता है कि कम से कम वो 1 इंच का कील बना 1 इंच का नहीं 2.5 इंच का कील बनाया जाता है। इतना हमारे शरीर में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहले से ही अगर आप वीडियो हमारा देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक